हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका चैनल पर स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर एमएलएसयू उदयपुर स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके फर्स्ट पेपर में जो पूछा जाएगा, थर्ड यूनिट में ये क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश काल में किस प्रकार उपनिवेश का जो है वो निर्माण किया गया। ब्रिटिश लोगों ने भारतीय उपनिवेश को कैसे बनाया और भारतीय उपनिवेश में अपनी किस प्रकार की व्यवस्थाएँ जो कि चाहे वो प्रांत में हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, किस प्रकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने अपने हिसाब से की, उस क्वेश्चन को लेकर के आज हम तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास जो वो किस हिसाब से होता है। तो हमें पता है कि प्लासी के युद्ध के बाद जो वो लगभग भारत का शासन जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। उसके बाद में अंग्रेज जो है वो अपने हिसाब से जो वो शासन को चलाने में अपनी रणनीति लगाते हैं। हमें पता है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम जो था, ब्रिटिश शासन की शुरुआत जो 1858 से हो गई थी। 1858 में जो कंपनी का शासन जो था वो सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। इससे पहले कंपनी जो है वो अपना औपनिवेशिक विस्तार कर रही थी, लेकिन 1857 के संग्राम के बाद जो है वो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा था भारत का शासन, ये हमें पता है। तो इस बीच में जो किस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने भारतीय उपनिवेश में अपना शासन संचालित किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत में ब्रिटिश प्रशासन का बीज रूप में प्रारंभ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। सन 1755 तक एक व्यावसायिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व भली भांति स्थापित कर चुकी थी। तो हमें यह पता है कि प्लासी के युद्ध तक जो है वो सिर्फ व्यापार के हिसाब से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती रही। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो उनमें सत्ता हस्तांतरित करने की जो है वो शक्ति बटोरने लगे इंग्लिश। चलिए देखते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का विकास किया इन्होंने अपने शासन में कैसे किया। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की दृष्टि से भारत के संवैधानिक इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कंपनी द्वारा सत्ता हस्तांतरण के समय तक, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट जो आया था वो 1773 का आया था। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यानी कि रेगुलेशन करना है, शासन करना है, तो हमें किस प्रकार का जो वो व्यवस्थाएं जो वो करने पड़ेगी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के से लेकर के 1858 के शासन अधिनियम तक जो वो इसको एक अलग तरह से एक फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरा है ब्रिटेन के प्रत्यक्ष शासन के प्रारंभ से लेकर भारतीयों को शासन का उत्तरदायित्व प्रदान प्रारंभ कर सके, यानी कि 1858 का ब्रिटिश शासन अधिनियम से लेकर के 1919 का जो शासन है तब तक। और तीसरा जो है वो प्रांतीय क्षेत्र से आंशिक उत्तरदायित्व प्रदान करने के समय से लेकर सत्ता हस्तांतरण तक 1919 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के यानी स्वतंत्रता तक जो अलग चलता है। ये 3 भागों में जो बांटा गया भारत का शासन है, जो कि केंद्रीय कार्यकारिणी जो वो अंग्रेजों की इस प्रकार से चलती है। इसमें हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आता है 1813 का आता है, 93 का आता है, ऐसे ऐसे जो है अलग अलग जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है। फिर आता है भारत शासन अधिनियम आता है 1919 का, फिर 1935 का आता है, फिर 1947 में जो वो 1935 के आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिलती है। देखते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का निर्माण करना था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल का शासन जो अंग्रेजों का हाथ में था और सेंट्रल का गवर्नमेंट चलेगा कैसे। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी, यानी कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना अंग्रेजों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कर दी थी। एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को कंपनी के भारतीय प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया था, यानी पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, वो अब भारत के अंदर जो अंग्रेजी प्रदेश है उनका जो गवर्नर जनरल बन गया था। और सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक जो परिषद बनाई थी। ये परिषद और गवर्नर जनरल सेंट्रल में जो वो इंडिया का शासन संभालता था। यूँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। उसके बाद में 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। उसमें क्या होता था
1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में एक चौथा सदस्य फिर से जोड़ा गया, जिसे विधि सदस्य नाम दिया गया था। उसके बाद में 1861 का 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से एक सदस्य और बढ़ाया गया, जो कि वित्त सदस्य कहलाया। यानी 1833 में जोड़ा था वो विधि सदस्य था और 1861 में जोड़ा था वो था वित्त सदस्य। और 1874 के अधिनियम द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए एक सदस्य और जोड़ा गया, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक मंत्री और आया। यानी कि ये वर्तमान सरकार में जिस मंत्री का पद आता रहता है, वैसे ही ये जो सदस्य जोड़े गए थे। उसके बाद में 1909 का सैनिक रसद सदस्य के रूप में पद को समाप्त कर उसके स्थान में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सदस्य नियुक्त किया गया। यानी कि रसद सदस्य पहले होता था, उसको हटा करके जो शिक्षा विभाग का एक सदस्य 1909 के अधिनियम से जोड़ा गया। अब देखते हैं कि 1919 भारत शासन अधिनियम से पहले जो है वो किस प्रकार की सिचुएशन थी, स्थितियाँ क्या थी। उसमें जो केंद्रीय कार्यकारिणी में साधारण 6 सदस्य होते थे, सेनापति इसका असाधारण सदस्य होता था, गवर्नर जनरल। और 1921 से 1941 तक कार्यकारिणी परिषद में साधारणतः 8 सदस्य, यानी 1921 के बाद जो वो सेंट्रल कार्यकारिणी परिषद में जो वो 8 सदस्य रहे, जिसमें 3 भारतीय होते थे और बाकी जो वो ब्रिटिश होते थे। उसके बाद 1941 में अगस्त योजना के पश्चात कार्यकारिणी की सदस्य संख्या जो बढ़ाई गई थी 13 कर दी गई थी सेंट्रल में, और 8 स्थान 13 में से जो वो भारतीयों को सौंपे गए थे। 1946 के कैबिनेट मिशन, 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। उसके अंतर्गत जब अंतरिम कार्यपालिका का पुनर्निर्माण हुआ तो सभी स्थानों पर भारतीयों को नियुक्त किया गया था। ये कैबिनेट मिशन का सवाल जो आपको बता दूं, मैं आज का मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। आज जो RET का एग्ज़ाम देने गया था मैं जिसमें, तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। जो आपको ये फाइल मिल रही है उस फाइल को पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये आपका जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलती थी उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, जो कि अंग्रेजों ने अलग अलग शासन अधिनियम से जो वो चलाई थी। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजों ने सेंट्रल में गवर्नमेंट चलाने की जो कार्यकारिणी बनाई थी। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे केंद्रीय सचिवालय का विकास। इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने सेंट्रल में सचिवालय का विकास, सचिवालय यानी आज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आज का जो प्रशासनिक भवन जो है, आज का प्रशासन जो चलता है, उस प्रकार जो वो शासन संचालन के लिए ब्रिटिश लोगों ने जो सचिवालय का निर्माण किया था उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये पूरे कंप्लीट शासन व्यवस्था का PDF आपको पूरा पूरा इसी में मिल जाएगा, लेकिन इसके आगे जो वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो स्टूडेंट्स, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड. Subscribe our channel to find out more updates. Thank you.